Hi students, today we start with the revision of next question answers of the sample paper. So we start with the question number 14. Define the following with a suitable example of each. कहता हमें यहाँ पे फॉलोइंग टर्म्स गिवन दे रखी है, इनको हमें डिफाइन करना है सूटेबल एग्जाम्पल के साथ. फर्स्ट इज कोएगुलेशन, कि कोएगुलेशन क्या होती है. कहता है कोएगुलेशन वो फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन करने से जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है एंड इसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल क्या था, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन है इसकी कोएगुलेशन हो जाती है जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट HCl की एडिशन करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, के मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. जब कहते हैं हम डाइल्यूशन करते हैं उस दौरान जो एटम्स होते हैं या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंसेस के जिनका डायामीटर लेस देन 1 नैनोमीटर होता है वो एग्रीगेट हो जाते हैं इकट्ठा एंड मिलके पार्टिकल्स बना लेते हैं कोलाइडल डिमेंशन के. कहते हैं उसके बाद जो पार्टिकल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बोलते हैं. जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, जो सोल्स होती हैं गोल्ड एटम की, वो क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड की एग्जांपल है. नेक्स्ट इज जेल. जेल क्या है, एक कोलाइडल सिस्टम है जिसमें जो लिक्विड है उसको डिस्पर्स करा जाता है सॉलिड के अंदर. जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है जेल की, बटर, चीज़, ये सभी क्या है, जेल की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ स्टार्च एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल विच वन कैन ईजिली बी कोएगुलेटेड एंड वाई. जैसे हमारे पास दो सोल गिवन दे रखी है, एक स्टार्च की दूसरी फेरिक हाइड्रोक्साइड की. कहता दोनों में से किसकी कोएगुलेशन ज़्यादा आसानी से होगी एंड क्यों होगी. इसका आंसर क्या आएगा कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल है ये आसानी से कोएगुलेट हो जाएगी. इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये लायोफोबिक सोल होती है जिसके कारण ये आसानी से क्या हो जाएगी, कोएगुलेट हो जाएगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन एन इमल्शन इज सेंट्रीफ्यूग्ड. कहता क्या होगा, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे जब इमल्शन की हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जैसे हम रिड़कते हैं, इसमें क्या होता है, मशीन में डाल के कहता जो हमारे पास इमल्शन होती है उसको बड़ी तेज़ी से रोटेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूग्ड करते हैं. उस दौरान कहता क्या होगा इमल्शन का, उस दौरान डी इमल्सिफिकेशन है वो हो जाएगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स इन कैटालिसिस. कैटालिसिस के अंदर प्रमोटर एंड पॉइजन का क्या काम होता है. कहता जो प्रमोटर्स हैं वो कैटालिस के काम करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं. ऑन दी अदर हैंड कहता जो पॉइजन्स होते हैं वो कैटालिस के काम करने की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल गिवन दे रखा है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस. कहता है एक एलिमेंट है वो क्रिस्टलाइज होता है BCC लैटिस के अंदर जिसकी सेल एज हमें गिवन दे रखी है 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. ऑल्सो हमें डेंसिटी गिवन दे रखी है. कहता जो डेंसिटी है एलिमेंट की वो कितनी है, 6.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें मोलर मास है एलिमेंट का उसको कैलकुलेट करना है. एवोगैड्रो नंबर की हमें वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन दे रखी है. दैट इज़ फर्स्ट हम लिखेंगे जो चीज़ें हमें गिवन दे रखी है न्यूमेरिकल के अंदर. डेंसिटी गिवन दे रखी है, ऑल्सो हमें सेल एज गिवन दे रखी है एंड BCC लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 एटम होते हैं एंड हमें फाइंड आउट कर क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है. तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू Z × M डिवाइडेड बाई A³ × एवोगैड्रो नंबर. यहाँ पे BCC लैटिस के अंदर Z की वैल्यू 2 होती है, हमें मोलर मास को फाइंड आउट करना है. डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, सेल एज हमें गिवन दे रखी है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है. इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एंड सभी जो गिवन वैल्यूज़ है उसको पुट कर देंगे. इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास 56 ग्राम पर मोल के इक्वल क्या आ जाएगी, हमारे पास मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल गिवन दे रखा है, दैट इज़ अ सॉल्यूशन 0.1 मोलर. कहता हमारे पास सॉल्यूशन है 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट का. सोडियम सल्फेट को डिसॉल्व करा गया है 95% तक. व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस. इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, उसको हमें फाइंड आउट करना है. ऑल्सो हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो गिवन दे रखी है. कहता है जो सोडियम सल्फेट है ये डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज़ कहता है ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, 2 सोडियम कैटाइन देगा एंड 1 सल्फेट एनाइन देगा. दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास जो I है इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी M की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी.
यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वो इसके इक्वल होता है I-1 डिवाइडेड बाय M-1। आई यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करती है एंड M यहाँ पे किसको डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ आइंस बनते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। कहता है यहाँ पे M की वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू है एंड ऑल्सो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसकी वैल्यू गिवन दे रखी है, हमें क्या गिवन दे रखा है कि 95% तक इसकी डेजोल्यूशन होती है, दैट इज़ कहता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.95 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितनी आ जाएगी 2.90 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ पाई इज इक्वल टू ICRT। आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है एंड कंसनट्रेशन हमें 0.1 मोलर गिवन दे रखी है, आर की वैल्यू भी हमें गिवन दे रखी है एंड टेम्परेचर हमें गिवन दे रखा है, दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा 300 केल्विन के इक्वल आ जाएगा एंड यहाँ से सॉल्व करके पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.143 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, दैट इज़ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। जैसे हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन दे रखी है, उसका हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट इज़ डाई ऑक्सीजन इज़ अ गैस बट सल्फर इज़ अ सॉलिड। कहता जो डाई ऑक्सीजन है ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जबकि जो सल्फर है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कहता होता क्या है, जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है दोनों बिलोंग 16 ग्रुप को करते हैं, जबकि डाई ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका रीज़न क्या होता है, कहता ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन एटम है ये पाई पाई डबल बॉन्ड बनाता है, दैट इज और दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पी पाई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड कहता जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ऑक्सीजन के बीच में ये वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड कहता जो सल्फर है ये स्टेबल पी पाई बॉन्डिंग को शो नहीं करता, बिकॉज सल्फर का साइज बड़ा होता है। कहता ये क्या करेगा, ये S2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, जो सल्फर एटम है ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं एंड मिलके पॉली एटॉमिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसमें 8 सल्फर एटम आपस में जुड़े होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पक्कड़ रिंग लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण कहता है जो सल्फर एटम्स है ये आपस में स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, एज अ ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज्ड बाय जेट एरोप्लेन्स इज स्लोली डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। कहता है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज होती है जेट एरोप्लेन में से वो स्लोली ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। इसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है। कहते हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो अमिट होती है जेट एरोप्लेन से वो बड़ी फास्टली कंबाइन हो जाती है ओजोन के साथ एंड मिलके प्रोडक्ट क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है ये ओजोन के साथ मिलकर क्या प्रोडक्ट देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगी, साथ में डाई एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। सिंस कहता है जो जेट एरोप्लेन्स हैं वो कहाँ फ्लाई होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई होते हैं नियर दी ओजोन लेयर, जिसके कारण कहता ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। नेक्स्ट इज इंटर हैलोजन्स आर मोर रिएक्टिव देन प्योर हैलोजन। कहता जो इंटर हैलोजन है, इंटर हैलोजन क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट हैलोजन एटम आपस में जुड़ते हैं उसको हम इंटर हैलोजन बोलते हैं। कहता है इंटर हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं प्योर हैलोजन के कंपैरेटिवली। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या होता है, कहता है जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो अलग अलग हैलोजन एटम के बीच में इंटर हैलोजन्स में वो पोलर नेचर का हो जाता है, बिकॉज दोनों हैलोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलग अलग होती है। एज रिजल्ट कहता है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी एंड जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीकर होता है एज कंपेरिजन टू सिमिलर एटम के। मीन्स कहता है जो प्योर हैलोजन है उसके कंपैरेटिवली इंटर हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कहता है इसी वजह से क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की डिसिमिलर एटम की वो कम ओवरलैपिंग होती है एज कंपैरिजन टू प्योर हैलोजन में ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण कहता है जो इंटर हैलोजन है वो लेसर रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू प्योर हैलोजन्स के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।